तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर वीक डेज में आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हर एक नया एक्सपीरियंस होता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में आज हमारे साथ अनुपम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अनुपम के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने अभी करंटली आईआईटी जैम, जो कि आईआईटीज में एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं आइजर्स में और आईएससी बेंगलोर में। ठीक है, उसके लिए आईआईटी जेम एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें ऑल इंडिया 56 रैंक अचीव की है अनुपम ने। तो सबसे पहले तो अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं शेयर कर सकूं अपना एक्सपीरियंस। श्योर श्योर। तो आप सभी को आज बहुत ही नया एक्सपीरियंस आपको जानने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अनुपम हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मतलब कोई मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कब जनरेट हुआ और आपको कब पता चला कि आईआईटी जेम जैसा भी कोई एक एग्जाम होता है जिससे हम आईआईटीज में जा सकते हैं एमएससी करने के लिए। यस अनुपम। सर जैसा कि हर कोई 10वीं 12वीं में मतलब 10वीं के बाद ये होता है कि क्या लेना है। तो मेरा ऐसा था कि साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने 11वीं में वही पीसीएम ले लिया। उसके बाद 11वीं 12वीं तो ऐसे ही हुआ, 12वीं में फिर आया कि अब क्या करना है, तो मैंने जेई नीट जैसा ऐसा कुछ उस टाइम पे कॉलेज में उतना कुछ था नहीं कि जेई नीट का कोई प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोकल जगह से हूँ जहाँ पे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो फिर मेरे साथ के सारे बच्चे ऐसे ही करते थे, कोई बीएससी में जा रहे, कोई फिर प्रिपरेशन करे ऐसे गाँव से। तो मैंने भी उस टाइम फिर यूट्यूब पे देखा, फिर कोविड उस टाइम था 2021 में, मोबाइल फिर हम लोगों को मिला। थोड़ा बहुत वहां से पता चला कि अच्छा सीयूईटी नाम को कोई एग्जाम होता है जिससे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ओके। मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से उसका प्रिपरेशन किया। एक सर हैं मालवीय एकेडमी पे, वहां से उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो सर ने आईआईटी धनबाद से एमएससी करी हुई थी। तो मुझे लगा कि बीएससी के बाद कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने सर का बैकग्राउंड देखा, फिर वहां से मुझे काफी कुछ जानने को मिला कि अच्छा ऐसे ऐसे। फिर वो सर ऐसा पढ़ाते थे कि मुझे केमिस्ट्री में ऐसा लगने लगा कि हाँ ये मुझे अच्छा लगने लगा। मैथ्स में थोड़ा मेरा वीक था और फिजिक्स में उतना कुछ खास था नहीं। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजीएटी, जिसमें यूजी वाले बच्चों को सबको एडमिशन मिलता है। फिर मैंने ओके। वो दिया, और फिर उसमें मुझे हॉस्टल भी मिला था। और मतलब उसमें 188 रैंक थे आउट ऑफ 300। ओके। फिर मैंने वहां से अपना ये बीएससी कंप्लीट किया। बीएससी के टाइम पे वो तो मुझे ऑलरेडी पता था 12वीं के टाइम से कि आईआईटी जेएम देना है, क्योंकि सर ने किया था, तो एक वो मोटिवेशन टाइप का था। ओके। फिर मैंने जेएम का प्रिपरेशन किया, बस लास्ट में दिसंबर में जाके मेरा थोड़ा सा वो भी सेमेस्टर्स एग्जाम थे, तो उस वजह से मेरा उतना अच्छे से हो नहीं पाया। फिर 956 रैंक आई थी, और उस टाइम मुझे आइजर नाइजर ये सब का भी नहीं पता था, बस ये ओके। पता था जेएम दे के आईआईटी में जाना है। नहीं तो उस टाइम में अप्लाई क्यों होती, क्योंकि 1000 रैंक तक भी आइजर्स में एडमिशन मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब तक हम लोग पहले कोई चीज जानते नहीं है उस, तो करेंगे क्या। इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। फिर बिल्कुल। मैंने 1 साल का मैंने ये सोचा कि ड्रॉप लेते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छी आईआईटी में जाएंगे, और फिर ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फिर वहां से मिलेगी। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप किया। ओके। फिर तो हम अभी ऐसे एक मिनट में प्रिपरेशन करके आपको, फिर 56 रैंक है। ओके सो मैं आपको एक मिनट के लिए जस्ट फॉर कि जैसा कि हम धीरे धीरे करके आपकी रैंक्स पे भी हम आ रहे हैं और प्रिपरेशन पे भी हम धीरे धीरे आने वाले हैं। बट जैसा कि आपने 2 बार 3 बार ऐसा रिपीट किया है कि इंफॉर्मेशन की कमी, ठीक है, और यही ध्यान में यस रखते सर, हुए यस सर। हमने ये चीज स्टार्ट करी है। ठीक है, और बहुत बेसिक लेवल से कि हाँ ये जो चीजें नहीं पता होती है स्टूडेंट्स को, अब तो धीरे धीरे ऑनलाइन का इतना क्रेज हो चुका है कि फिर भी जैसा कि आप अभी भी बता रहे हैं कि 2021 की आप बात बता रहे हैं कि आपको जब पता लगा कि आईआईटी जेम जैसा भी कोई एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये बहुत इसी चीज के लिए मैं नए नए एक्सपीरियंसेस की सबको आइडिया लगे कि ऐसे भी एग्जाम्स हैं जिनमें आप एमएससी और पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए कोर्स अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अनुपम ने बीएससी पास की है। ठीक है, और आप सभी भी ये समझ सकते हैं
कि इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, मैंने इतने लोगों से बात करी, इतने लोगों से इंटरेक्शन किया है, तो इंटरेस्ट का है ना कभी भी आपको पता लग सकता है अपना। जैसा कि एक छोटा सा बात की जो अभी अनुपम ने शेयर की कि जब वो सीयूईटी की प्रिपरेशन की कर रही थी तो उनको पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो किसी टीचर के पढ़ाने के तरीके से भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं जितने भी जूनियर्स हैं 11th 12th में पढ़ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है ना कि कई बार ऐसे टीचर हमको मिल जाते हैं, ठीक है, कि जिनका पढ़ाने का तरीका उस सब्जेक्ट को इस तरीके का होता है कि हमको उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए एक, जैसा कि आपने बोला, मोटिवेशन टाइप हमको मिल जाता है। ठीक है, तो अनुपम ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी पास की है। ठीक है, उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको भी इन्होंने क्रैक किया है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने आई थिंक बीएससी थर्ड ईयर में 2024 में जेम का एग्जाम दिया। ठीक है, और उसमें ऑल इंडिया 956 रैंक इनकी रही है। तो अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी लास्ट कन्वर्सेशन थी वो इसी रैंक की एक स्टूडेंट के साथ थी, जो अभी आइजर कोलकाता में है। यस सर, ठीक है। सर मैंने वो इंटरव्यू देखा है सर। वही वही मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि आइजर जैसे भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इतनी रैंक पे भी एडमिशन मिलता है। सबसे पहले तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मुझे उस टाइम पता होता तो शायद मैं आईआईएससी बेंगलोर इन जैसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते, इंटरव्यू देती। बट मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ये बहुत अच्छा है कि आपने स्टार्ट किया। इससे बहुत सारे लोगों को मैं भी देखती हूँ, और मुझे वहां से एक्सपीरियंस मिलता है। जो लोग यूएस में पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना भी कुछ जो भी थोड़ा बहुत है वो एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने लास्ट कन्वर्सेशन की थी, ठीक है, तो उनको भी आइडिया नहीं था, उन्होंने भी अपने सीनियर से नॉलेज लिया कि मैं आईएससी और आइजर में इंटरव्यू दे सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने होप छोड़ दी थी इस रैंक पे। ठीक है, कि मेरा आईआईटीज में यस सर। होगा। बट उन्होंने, क्या होता है ना कि हम थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं, चांसेस रहते हैं सीनियर से कि हम थोड़ा सीनियर से। कनेक्टेड रहते हैं, बात करते हैं, तो हमको आइडिया रहता है कि इस रैंक पे भी हमको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। ठीक है, बट अनुपम, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आपने एक ईयर ड्रॉप लेके ऑब्वियसली, है ना, 5 6 रैंक अचीव किए, 56 रैंक ऑल इंडिया, जो कि बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, तो हम उस पे भी बात करते हैं। तो कैसे आपने, मतलब जैसा कि अनुपम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, कि उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हम इस पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपने काउंसलिंग कराई थी 2024 में या नहीं कराई थी? नो सर, उस टाइम मैंने रैंक देखा था तो मतलब बहुत आईआईटी मिल तो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा और अच्छा कर सकते। प्लस एक चीज, ड्रॉप लेने के पीछे ये रीजन था मेरा कि मुझे केमिस्ट्री का उतना अच्छा नॉलेज ही नहीं था। मतलब कि जो बेसिक है वो मेरा बहुत खराब था। बस वो रैंक आ गई थी, वो भी बहुत अच्छी रैंक है नहीं, मतलब कि अगर आप 500 के अंदर है तो फिर ठीक ठाक है। तो मुझे लगा कि ड्रॉप लेने का मेरे पास दो बेनिफिट होगा। अगर वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि मैं केमिस्ट्री सीखूंगी, पढ़ूंगी। ये मेरा बहुत मोटिवेशन था ड्रॉप लेने के पीछे, और वो मैंने किया। तो ये ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, एक सब्जेक्ट को नॉलेज की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कि हमको सब्जेक्ट की ग्रेट अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इनकी 956 रैंक के बारे में बात की, तो अब आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि आपने कब से आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है, और कैसे करी, और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो आपने 2024 में ध्यान नहीं रखा और 2025 में आपने उनको इम्प्रूवमेंट करके 5 6 रैंक अचीव करी। यस, यस अनुभव। यस सर। सर सबसे पहले तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम ऐसा यूट्यूब पे देखा था कि कैसे कैसे इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है। और फिर मैंने उस टाइम ऐसा सोचा था कि सेकेंड ईयर से मैं स्टार्ट करूंगी। बस मेरा क्या है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई उस टाइम। कॉलेज के साथ साथ मेरे से मैनेज नहीं हुआ। मैं थर्ड ईयर में आई, मैंने थोड़ा बहुत देखा ऐसे ही बस। जस्ट कुछ जो देखे जो बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम ऐसे ऑर्गेनिक में कुछ कुछ, ऑर्गेनिक तो मेरी बहुत वीक थी। मुझे ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता था।
इस वजह से मेरा उस टाइम पे कुछ, मैं ये जो रैंक 956 आया था, इसी वजह से मेन रीजन उसका ऑर्गेनिक का था। फिर तीसरा इनऑर्गेनिक, उसमें मुझे सबसे ज्यादा आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स। और तो और मेरा वहां पे प्रिपरेशन का एक सबसे बड़ा मतलब, अगर ऐसे बात करें कि क्या वहां पे गलतियां रह गई, तो सबसे बड़ा मेजर ये था कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन यस। मैंने वो करके नहीं गई थी, और एक ही लाइन के वो क्वेश्चन आते हैं। यस। तो वो उस टाइम आया भी था, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो सबसे पहला ये है कि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, पूरा। उसके बाद मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था, बस जस्ट ऐसे ही मैं गई और एग्जाम देके चली आई। और ना मेरा कोई रिवीजन था, एक भी टेस्ट मैंने नहीं दिया था 2024 में वो। और दूसरा कि पीवाईक्यू भी मैंने पूरे नहीं किए थे। ओके। तो जैम में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर कोई भी वो चैप्टर है, जैसे कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, कई बार हम वो बड़े वाले चैप्टर करने में वो भूल जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब मुझे लगता है कि अगर कोई एक दिन में करना चाहे तो कर सकता है, बहुत कुछ लेंदी है नहीं इस पे। याद करने वाली जस्ट चीजें हैं, लास्ट में याद करके जा सकते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करिए, थॉरली पूरा करिए, पूरा सिलेबस लिख के। और उसके बाद जो आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, मैंने केम एकेडमी से 2024 में सब्सक्रिप्शन लिया था उस टाइम। तो वही कि आप कहीं से भी, जहाँ से आप पहले देखिए कि कहीं कंफर्टेबल है, वहां से कोचिंग लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। फिर सिलेबस कंप्लीट करिए। दूसरा कि रिवीजन करते रहिए साथ साथ में, रिवीजन ओके। बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चीजें फिर भूल जाती है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस, पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। उसमें आता है कि अगर आप करेंगे नहीं, पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे आता है, तो फिर एग्जाम में फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने गेट के सारे पीवाईक्यू किए थे। और उसके बाद मैंने गेट के, तो मैं उस टाइम जब मैं 2024 में प्रिपरेशन कर रही थी बीएससी के टाइम पे, तो उस टाइम कुछ नहीं कर पाई थी, बस वही की थी कि करके चली गई, सिलेबस भी मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैं टेस्ट भी नहीं दी थी। ओके। तो वही मेजर मिस्टेक्स थी मेरी उस टाइम पे। ओके। सो जैसा कि अनुपम ने बताया, ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार दूसरी तीसरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ आईआईटी जेएम के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, कि फर्स्ट बार में उनको लैक ऑफ मतलब गाइडेंस बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट जैसा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और दूसरी चीज की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ठीक है, तीसरी चीज की हमको आइडिया नहीं होता है कि हमको कौन से पोर्शन को छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। कई बच्चों को ठीक है बीएससी के साथ आ जाती है, बट कुछ बच्चों को बीएससी के बाद चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये चीज और सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप दे रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस आप साइट से डाउनलोड करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठीक है आप कोचिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आप इतने मेच्योर हो जाते हैं बीएससी तक कि आपको सिलेबस साइट से डाउनलोड करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, फॉर जस्ट कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक ना हो। एक्चुअली क्या होता है कि हम खुद से पढ़ने का डिसाइड करते हैं स्टार्टिंग में, बट वो नहीं हो पाता है, ठीक है। कोचिंग इतना मेजर रोल प्ले करती है कि हाँ वो आपको कंसिस्टेंट रखती है, पढ़ाई आपको ही करनी है, ठीक है। मैं भी कोचिंग में पढ़ाता हूं तो हम केवल इतना ही रोल प्ले करते हैं कि बच्चा कंसिस्टेंट होके क्लासेस में आए, कंसिस्टेंट होके पढ़े, कंसिस्टेंट होके टेस्ट पेपर दे, दैट्स इट। पढ़ना सब कुछ बच्चों को ही होता है, ठीक है, सब कुछ बच्चों को ही करना होता है, बट कोचिंग एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है, कंपटीशन प्रोवाइड करवाती है। तो आप टेस्ट सीरीज से कंपटीशन अपने आप को देखते हैं कि आप इंडिया लेवल पे उस कोचिंग में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जो कि अनुपम ने 2024 में मिस्टेक कर दी, ठीक है, इन चीजों के बारे में, और जिनका इन्होंने 2025 में ध्यान रखा, ठीक है। तो अनुपम, हम 1 मिनट में वापस कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन के टाइम। तो 2025 में आपने क्या ऐसी चीजें करी जो आपकी ऑल इंडिया 5-6 रैंक आपने अचीव करी? यस अनुपम। सर। सर सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 2024 में अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया था। तो पहले मैंने यही देखा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो मुझे आगे भी फर्दर सीएसआई नेट और गेट में काम करेगा।
पूरा थॉरोली मैंने सिलेबस किया, जो भी मेरा लास्ट टाइम छूटा था सब कुछ। उसके बाद मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की, प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत। उसके बाद जैसे मैं पढ़ती गई, सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद मैंने रिवीजन किया। फिर मैंने टेस्ट दिए। टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए, 3-4 प्लेटफॉर्म से मैंने टेस्ट लिए, और उसको बार बार करती गई, यूनिट वाइड टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। सर तो ऐसे ही ये 3 चीजें थी जो मैंने उस टाइम लैग की थी। और ये 2025 में, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मेरे पास पूरा टाइम था कि मैं ये सब कर पाऊँ। और एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अब जो जेएम का एग्जाम है, वो थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो जेएम के एस्पिरेंट है उन्होंने देखा भी होगा कि 2024 का पेपर तो थोड़ा क्या काफी इजी बन गया था केमिस्ट्री का, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत आ गई। लेकिन 2025 में वही बहुत टफ पेपर है, शायद अब तक का सबसे टफ पेपर बना है केमिस्ट्री में। बाकी अदर सब्जेक्ट का नहीं पता है। ओके। तो वही है कि आप गेट का जो पीवाईक्यू है, उसको उसको ध्यान में रखते हुए करिए। गेट का पीवाईक्यू बहुत काम आता है, अगर आप वो कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि जैम आसानी से हो सकता है। मैंने गेट का सारा ही पीवाईक्यू किया, वो भी 3 से 4 बार किया है। जैम का तो भी किया है, पूरा भी 3 से 4 बार इसको भी किया है, क्योंकि एक बार करने, फिर एक बार करिए, उसके बाद देखिए उस पे क्वेश्चन पे टिक करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक की थी। दोबारा से देखिए कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ पे नहीं आया। फिर उसको शॉर्ट नोट बना लीजिए, फॉर्मूले जहां जहाँ पे भूल रहे हैं वो सारा, यही सारा चीजें हैं जिसको माइंड में रख के फिर अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि इन्होंने फिर से तीन चीजों के बारे में आप सभी को बताया जो इन्होंने 2024 में मिस्टेक्स करी थी, और 2025 में पूरी तरीके से ध्यान रखा, ठीक है, ड्रॉप ईयर इन्होंने लिया है, और उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया 5-6 रैंक अचीव की है। मैं आप सभी को बता दूं, 2025 का पेपर आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया है इस बार, ठीक है। और मैं इनके नंबर देख रहा था, 53 पॉइंट कुछ नंबर्स हैं इनके, और इस पे ऑल इंडिया रैंक 56 अचीव की है। और मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं 2019 की, ठीक है, तो उस टाइम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 62 नंबर आई थिंक मेरे थे, ठीक है, और उस पे ऑल इंडिया रैंक 83 थी। तो मतलब लेवल एक्चुअली में बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। धीरे धीरे जैसा कि अनुपम ने बताया, ठीक है, कि 2024 में जिस तरीके की रैंक पे, जिस तरीके के नंबर पे आपको रैंक आ रही थी, उस तरीके से 2025 में कम नंबर पे भी अच्छी रैंक आपको अचीव की है। मतलब यस सर। पेपर का लेवल सर बढ़ा है। 2024। यस यस अनुपम। यस सर। सर 2024 के पेपर में मेरी 41 मार्क्स पे 956 रैंक थे, जबकि ओके। वही देखिए 53 मार्क्स पे इस बार 56 रैंक है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कितना पेपर का लेवल था इस बार। तो वही है कि अब ये होने वाला है, धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो ओके। गेट का जो सिलेबस है उसको आप थोड़ा सा, मतलब गेट का सिलेबस तो इससे ज्यादा है, बाकी उसके जो पीवाईक्यू है उसको करना जरूरी है, जो जो जैम के सिलेबस में है। यस, ये अनुपम ने, मैं ये चीज क्लियर भी करना चाहता था सारे स्टूडेंट्स को जो भी आईआईटी जेएम का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले जितने भी साल हैं उसमें। अनुपम का ये कहना है कि गेट के पीवाईक्यू, क्योंकि गेट का सिलेबस और आईआईटी जेएम का सिलेबस बहुत डिफरेंट, मतलब ज्यादा सिलेबस है, डिफरेंट नहीं बोलूंगा, सिलेबस ज्यादा है, क्योंकि गेट आप एमएससी के बाद देते हैं, एलिजिबल ही एमएससी फर्स्ट ईयर में आप होते हैं। इवन गेट ने तो अब कर दिया है बीएससी थर्ड ईयर को भी एलिजिबल आई थिंक, ठीक है। तो लेकिन अनुपम का ये कहना है कि आपका जो रिलेवेंट सिलेबस है आईआईटी जेएम का, उसके रिलेवेंट आपको पीवाईक्यू करने हैं गेट के। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से जो क्वांटम केमिस्ट्री आ रही है उसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी रैंक और पीछे आ सकती है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से यस भी सर, यस सर। कई बार हमको, अगर हम चीजों को कंसाइज नहीं करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, जैसा कि अनुपम ने बहुत बार बताया है अपनी जर्नी में, कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, चीजों को जोड़ेंगे नहीं, तो फिर आप उन चीजों से आप रैंक अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा समुद्र है केमिस्ट्री का, ठीक है। मैं केमिस्ट्री 11 12 की पढ़ाता हूँ, बट मेरे को पता है कि मास्टर्स लेवल तक आप पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, एक ही टॉपिक में करते हैं, तो आप उसको सबको बीएससी लेवल पे नहीं पढ़ सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, अनुपम का ये कहना है कि आप गेट के पीवाईक्यू करिए, बट आप आईआईटी जेएम का पहले सिलेबस करिए कंप्लीट। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखिए, प्रैक्टिस में आप जो भी रिलेवेंट कोचिंग का मटेरियल है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप उनकी टेस्ट सीरीज दीजिए, जितने आप टेस्ट देंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी गिनती नहीं थी टेस्ट पेपर्स की, मैंने 100+
मेरे को याद भी नहीं है, इतने टेस्ट पेपर मैंने दे दिए थे। इवन मैं कहीं जा भी रहा होता था तो भी 4-5 क्वेश्चन चलते रहते थे फोन में। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि आप जितनी करेंगे उतनी कम है। ठीक है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने, कई बार ऐसा होता है आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी याद रह जाते हैं, फिर आपको एक टाइम के बाद क्वेश्चन भी रिपीट होने लगते हैं। ठीक है। तो आईआईटी सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस किसी भी कोचिंग के मटेरियल से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आईआईटी जेम की पीवाईक्यू की एक बुक आती है, उसको जरूर पूरा सोल्व करिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप के गेट के पीवाईक्यू जो कि आईआईटी जेम में सिलेबस में मेंशन है, और ऑब्वियसली मैक्सिमम सिलेबस रिलीवेंट करता है, बस कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं नए। ठीक है। तो आप उनको भी कर सकते हैं, बट आफ्टर आईआईटी जेम का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और जैसा कि अनुपम ने बताया कि छोटे छोटे टॉपिक जैसे बायो इनऑर्गेनिक मेरे टाइम पे भी, और इवन सीएसआईआर नेट जब आप पढ़ेंगे अनुपम, ठीक है, और गेट भी आप जब तैयारी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बच्चे कोचिंग की ध्यान में रखते हो, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये टॉपिक कितना हमको स्कोर दे रहे हैं। ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा यस सर। चैप्टर पढ़ रहे सर हैं। उसका ये है कि, यस सर, सर उसका ये थर्मोडायनेमिक्स जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, अब वो क्वेश्चन आया, पता नहीं आपसे बनेगा कि नहीं, बट बायो इनऑर्गेनिक और ये सारे जो चैप्टर हैं छोटे, इनके क्वेश्चन बन ही जाएंगे, अगर आपने किया हुआ है तो बन जाएंगे। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये बिल्कुल। करने में। बिल्कुल। ये सब हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको स्कोर करके देंगे। तो हम यही आपको कंक्लूड करके बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हैं, जो आपकी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं आपको बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप 4-5 दिन में पढ़ के और आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो, जो टॉपिक आपको 2 महीने पढ़ के भी नहीं दे सकता है। क्योंकि कई टॉपिक जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं जो आपसे हिलेंगे भी नहीं एग्जाम में। ठीक है। तो हमको, हाँ अनुपम, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जब आप एग्जाम देने बैठे कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने की? यस। सर पेपर में ऐसा था तो कि जैसे कि इस बार वाला जो पेपर है 25 का पेपर, वो तो पता ही है कि बहुत टफ था, लेकिन जब एग्जाम देने गई तो मुझे नहीं पता था कि पेपर इतना टफ आएगा। मैं पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जैसे ही करी, जब मुझे लगा कि अब तो गया, इस बार ड्रॉप लिया था वो भी बेकार गया, लेकिन उस टाइम कॉन्फिडेंस वही वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद को करिए कि नहीं, अगर हमने पढ़ा है तो कर लेंगे। मैं पेपर दी, पूरा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा इस बार, कि ये पेपर बहुत टफ है था, लेकिन आप करते रहिए। इस बार मैथ भी ऐड हो गया था हमारे सिलेबस में, जबकि लास्ट टाइम मैथ नहीं था, तो ओके। मैथ के भी काफी पोर्शन आए थे। मे भी दो, यस सर, 2026 में भी मे भी वो हो सकता है, मुझे तो आइडिया है नहीं कि क्या सिलेबस है, अपडेट है कि नहीं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने इस बार मैथ का कुछ पोर्शन ऐड किया था। ओके। तो जैसे उस जैसे इस आप बार भी बताना चाहें। डिफरेंशियल इक्वेशन और, हाँ। यस। सर सिलेबस का मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी क्वेश्चन थे, ओके। और उसके बाद मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन थे। हाँ, तो वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो भी। मैंने मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि मैथ तो सिलेबस में ऐड था, लेकिन मैंने सोचा केमिस्ट्री कर लूंगी, इसके एक दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, उतना उतना बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन 7 से 10 क्वेश्चन दिए थे इस बार, ओके। तो वो काफी ज्यादा नंबर है। हाँ, वो काफी, इसी वजह से वो पेपर टफ हो गया। ओके। और सो तो यही है कि आप जो, हाँ, थोड़े सो बहुत अगर आपको लग रहे हैं तो मैथ का भी सिलेबस करके जाइए, क्योंकि इस बार आया है तो मे बी वो 2026 में आएगा ही आएगा। यस। सो हम यही, मैं आपको यही सबको यही बताना चाह रहा हूँ इनके अनुपम के एक्सपीरियंस से। ठीक है। कि अगर ये मे बी और अच्छी रैंक, जो कि इनकी जो मिस्टेक्स रही हैं, मतलब ये भी हम बोल सकते हैं, इवन ये बहुत अच्छी रैंक है। मैं आप सभी को बता दूं, 13,000 बच्चों ने अप्रोक्स एग्जाम दिया था इस बार आईआईटी जेम 2025 का। तो उसमें ऑल इंडिया 5-6 रैंक अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने आप में। बट जैसा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इस बार जेम के एग्जाम में मैथ का पोर्शन भी ऐड किया है, तो उससे रिलेवेंट भी क्वेश्चंस आए थे। तो आप उन टॉपिक्स को भी करके जाइए प्लीज, कि जिससे आपकी रैंक और अच्छी आ सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहली स्टेप होती है साइट से हम सिलेबस डाउनलोड करें, और
मैक्सिमम पोर्शन को हम करके जाएं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को छोड़ के जाएं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक जैसे टॉपिक्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक जैसे हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक से इनके क्वेश्चन आना तय होता है। लेकिन ये आइडिया आपको कैसे लगेगा? ये आइडिया आपको लगेगा पीवाईक्यू करने से, ठीक है। एनालाइज आप पीवाईक्यू को करेंगे कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा कि आईआईटी दिल्ली ने इस बार मतलब चमकाया है सारे बच्चों को, ठीक है, जो कि आईआईटीज का एक होता है अपना ही, ठीक है, कि मैथ के क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा डाल दिए हैं। ठीक है, तो कैसा आपका पूरा थ्रू आउट द पेपर आपने कैसे किया, वो आप अपना एक्सपीरियंस एक बार बच्चों को बताना चाहें। सर पेपर में वही था कि मैं कर स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जैसे एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था वही मैथ का क्वेश्चन था। मैं तो ओके। देख के डर गई कि मुझे हालांकि पता था कि मैथ आएगा, लेकिन इतना आएगा वो नहीं पता था। ओके। तो मैथ के क्वेश्चन मैंने सारे छोड़े, फिर मैं धीरे 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 करती गई। सबसे पहले मैंने जो एमसीक्यू पार्ट है उसको किया, उसके बाद एनएटी किया, फिर बाद में मैंने एमएसक्यू पोर्शन किया। ओके। तो एमएसक्यू इस बार के थोड़े इजी थे, हाँ। एमएसक्यू थोड़े से इजी थे, और एमसीक्यू और जो एनएटी पोर्शन है वो काफी टफ था। तो एनएटी में भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है, वो आपको टेस्ट से ही पता लगेगा, क्योंकि वहां पे पॉइंट से अगर मिस्टेक हो रही है तो फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल राउंड अब। अप करने में कहीं 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 मेरी एक मिस्टेक 2024 में ये हुई थी कि कहीं एक आंसर था जो कि प्लस में था और मैंने वहां पे निगेटिव लगा दिया। वो सब कुछ सेम था, लेकिन वो गलती से निगेटिव की वजह से मेरा नंबर चला गया। तो ये सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जितना ज्यादा आप दे सके टेस्ट उतना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जैसा आपको रियल एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा है अनुपम से, ठीक है, कि ये उन्होंने गलतियां 2024 में करी और उन्होंने वो गलतियां 2025 में इम्प्रूवमेंट करी। जब भी आज इनकी ऑल इंडिया रैंक 56 रैंक आई है। इवन इनको आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बेंगलोर भी मिल सकता था, ठीक है, बट ऑब्वियसली कुछ हमारे स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम अपने डिसीजन, हाँ सर, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, फिर उनको ही हमको सही बनाना होता है। तो इन्होंने अभी आईआईटी बीएचयू में एडिशनल एडिशनल एडमिशन लिया है, ठीक है, एमएससी के लिए। और इनका जो टारगेट है वो जीएसआई, है ना, जियो केमिस्ट का जो एग्जाम होता है, और गेट को क्वालिफाइड करके ओएनजीसी में जाना इनका सपना है, ठीक है। तो अनुपम, ये जो आपका होल एक्सपीरियंस रहा है आईआईटी जैम का 2024 2025 का, वो बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों को, ठीक है। कि जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आजकल चल कैसा ट्रेंड रहा है कि फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कैसा परसेंट वेटेज रहता है, आप थोड़ा सा बताना चाहें उसके लिए। फिर सब सारे पोर्शन से ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई एक पार्ट को कम कम फोकस किया, बाद में दूसरे को ज्यादा किया। तो वही चीजें हैं, वही गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, हमें करके जाना चाहिए था। तो आप सारे पोर्शन को अच्छे से करके जाइए, किसी में भी ऐसा मत करिए कि इनऑर्गेनिक ज्यादा कर लिया, ऑर्गेनिक कम कर दिया। कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनिक हमको टफ लगती है, जैसे मेरे केस में था। ऑर्गेनिक में मैंने 2024 में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन 2025 में मैंने बहुत सीखी ऑर्गेनिक। ओके। तो यही है कि आप सब कुछ करके जाइए, जितना सिलेबस में मेंशन है वो आप अगर ऐसा कर देंगे कि नहीं नहीं ये वाला सिलेबस, और क्वेश्चंस तो सारे में ही आ रहे हैं। मतलब फिजिकल में भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक में भी 15 16 ऐसे ही क्वेश्चन सारे में ही आते हैं। तो सब करके जाना होता है, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन करने ही होते हैं। यस यस, तो अभी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में? और ऑब्वियसली 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, ठीक है। और आपने एडिशनल चीजें बताई कि 2019 से 2025, 6 साल का, 6 साल बाद मैं उस पेपर के बारे में देख रहा हूँ कि हाँ, तो कैसा रहता है उसका पैटर्न? अभी एमसीक्यू एमएसक्यू और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं अभी? टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं सर, पेपर का पैटर्न वही है। बाकी जो पेपर का लेवल है वो बस बदल गया ओके। है। एमसीक्यू एमएसक्यू 10 क्वेश्चन एमएसक्यू के होते हैं, और फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन एनएटी के, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के। तो टोटल टोटल 60 क्वेश्चन है। सेम पेपर पैटर्न है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बस जो ओके। पेपर का क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ गया है। यस, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करें। जितने टेस्ट पेपर आप देंगे और पीवाईक्यू को एक बार नहीं, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें। और नए नए क्वेश्चंस भी ट्राई करें, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग मटेरियल से आप ट्राई कर सकते हैं, इतना सारा मटेरियल है।
ठीक है, आप एक लेकिन एक ट्रस्टेड मटेरियल पे भरोसा करके उसको फॉलो करें। बच्चे क्या होते हैं ना कि 10 जगह से मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, करते एक है नहीं प्रॉपर, और फिर बोलते हैं हमारा कुछ हुआ नहीं। तो एक मटेरियल पे ट्रस्ट करके आप उसको पूरा करिए। चलिए, तो अनुपम, आज की कन्वर्सेशन यही हम रखते हैं यहाँ तक ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम हमको दिया, और ये थैंक यू। बहुत हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स को। और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको है, और आप से हम और 2-3 साल बाद आपकी एक नई अचीवमेंट के साथ फिर से मुलाकात करेंगे कि आपने जो भी एग्जाम में आप देना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करें। सो थैंक यू सो मच अनुभव। थैंक यू सो मच सर।